जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व। पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व हमारे पास क्या है, 3 तरह की है। एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन, इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन एंड पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम डिस्कस करने लगे थे पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन को। If the variable x and y are represented as a function of some other independent variable, say t, where t is parameter, it may be time and angle, then such a representation is said to be parametric representation. तो इस तरह की जितनी भी रिप्रेजेंटेशन है उनको हम क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई कर्व है, उसकी जो पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू ऑफ टी से। क्यू ऑफ टी हमारा किसके बराबर है, एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, टी टी से क्या है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह हमने डिस्कस किया था सर्कल की पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन को, एलिप्स और पैराबोला को। तो नेक्स्ट हम डिस्कस सर ये टी और टी स्क्वायर जो ये वैसे ही लेट किया हुआ है जी। टी और टी स्क्वायर लिया ना हमने, एक्स ऑफ टी को टी लिया और वाई जी ऑफ टी जी, को टी स्क्वायर लिया। बेसिकली एक्स ऑफ टी ये डिपेंड कर रहा है पैरामीटर पे। पैरामीटर हमारे पास क्या है, टी है, टी है ठीक जी है ना। यानी एक्स ऑफ टी जो जो है वो टी के बराबर है और वाई ऑफ टी जो है वो टी से के आर के बराबर है। कोई एक एग्जांपल लिया है ना। जी ठीक है सर, राइट। तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे, यानी कि जब पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करते हैं तो टेंजेंट और नॉर्मल वेक्टर को भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना, कि हमारे पास टेंजेंट वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर क्या है। अगर हमारे पास कोई कर्व है, क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी, वी पैरामीट्रिक यानी कि कर्व, देन टेंजेंट वेक्टर इज। तो हमारे पास जो टेंजेंट वेक्टर है टी ऑफ टी, बेसिकली वो किस चीज़ के बराबर होता है, हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं किसका, जो हमारे पास कर्व गिवन होती है। तो जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो एक्स ऑफ टी है उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, जो वाई ऑफ टी है उसका भी डेरिवेटिव लेंगे। सिंपली इसमें हमारे पास क्या, एक्स ऑफ टी यहाँ पे हमने प्राइम लिख दिया और वाई ऑफ टी प्राइम लिख दिया। ये ऑर्डर पेयर में हमारे पास आ गया और टी बिलोंग कर रहा है आई को, आई हमारे पास कोई इंटरवल है। तो जो नॉर्मल वेक्टर होता है बेसिकली वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसका, टेंजेंट का। टेंजेंट वेक्टर को अगर हम 90 डिग्री पे रोटेट करें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, नॉर्मल वेक्टर बन जाता है। बेसिकली जब हम नॉर्मल वेक्टर को फाइंड कर रहे होते हैं तो हम एक रोटेशन वेक्टर जो है डिफाइन करते हैं, रोटेशन मैट्रिक्स, सॉरी रोटेशन मैट्रिक्स से बेसिकली हमारे पास cos पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 cos पाई बाई 2। जब हम इसमें इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 माइनस 1 सर ये फार्मूला 1 0। ये तो ये बेसिकली एक रोटेशन मैट्रिक है, ठीक है। मतलब इसको फार्मूला कंसीडर करें। हाँ, इसको फार्मूला कंसीडर कर लें या मैट्रिक्स कंसीडर कर लें। बेसिकली हमने 90 डिग्री पे रोटेट करना है ना, जी सर तो मैट्रिक्स फॉर्म जो 90 डिग्री की है वो ये बन रही है ना। ठीक है। वैसे इस हमारे पास मैट्रिक्स ये को जब फंक्शन हम cos किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बेसिकली क्या बन जाता है, रोटेशन मैट्रिक्स बन जाता है। कर्व हमारे पास गिवन होगी, जब हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास टेंजेंट बन जाएगा, और जब टेंजेंट को हम रोटेट करेंगे किसके साथ, 90 डिग्री के साथ, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। सिंपल सा है ना। इसमें हमने कुछ एग्जांपल भी ली है। बेसिकली हम इसमें डिस्कस करना चाह रहे थे दो चीज़ें, कि हमारे पास एक टेंजेंट लाइन होती है, एक नॉर्मल लाइन होती है। टेंजेंट लाइन में हम क्या लेते हैं, कर्व लेते हैं क्यू ऑफ टी नॉट प्लस टी ऑफ टी नॉट इंटू टी, जबकि नॉर्मल लाइन में हम क्या ले रहे होते हैं, उसको डिनोट कर रहे होते हैं एल एन इंटू ऑफ टी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, क्यू ऑफ टी नॉट प्लस एन इंटू टी ऑफ टी नॉट इंटू टी।
यूजुअली जो टी नॉट है उसको हम पाई कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली उनकी मेन इक्वेशंस है। अगर आपसे कहा जाए कि जो पैरामीट्रिक फॉर्म है एलिप्स की, उसका आप टेंजेंट और नॉर्मल लाइन फाइंड करें, तो पहले तो आपने क्या करना है, टेंजेंट फाइंड करना है। टेंजेंट आपके पास क्या होगा, जब हम कर्व का डेरिवेटिव लेंगे, कर्व का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ए cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ए sin t होगा, और बी sin t का क्या होगा, बी cos t। जब इसी को हम n ऑफ t यानी नॉर्मल वेक्टर फाइंड करेंगे तो रोटेशन वेक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। रोटेशन वेक्टर से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, बी cos t माइनस ए sin t। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, नॉर्मल वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर, जो हमारे पास एक एलिप्स थी, ठीक है ना, ए cos t बी sin t। इसी तरह अगर हम टेंजेंट लाइन निकाल रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास टी नॉट जो है वो किसके बराबर है, पाई के बराबर है। फर्दर इनकी जो डिटेल है वो इसमें भी है, जो मैंने नोट शेयर किए हैं आप लोगों को एक बुक की फॉर्म में, वो बड़े डिटेल के साथ है, ठीक है। जी सर। तो ये सिंपली हमने वही यानी कि चीज़ें ली हैं, थोड़ी देर पहले भी इन चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं, टेंजेंट लाइन को। और ठीक है, तो एक हमने किसकी एग्जांपल ली थी, एलिप्स की, और दूसरी हम एग्जांपल कोड कर रहे हैं सर्कल की, ठीक है। बेसिकली एलिप्स और सर्कल में डिफरेंस सिर्फ मेजर और माइनर एक्सेस का होता है, बाकी इक्वेशन उनकी सेम होती है ना, शायद में भी आप लोगों ने भी पढ़ा हो ना। तो उसी तरह सेम प्रोसीजर होगा टेंजेंट लाइन के लिए और सेम प्रोसीजर होगा नॉर्मल लाइन के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन या कंटिन्यूअस फंक्शन को ना। ऑलरेडी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम एक्सक्यूज मी सर जी। जी जी सर जी जो है ना वो एक क्वेश्चन स्टार्ट से ही जो है वो मेरे माइंड में घूम रहा है। हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम थ्योरी ऑफ बी सप्लाइन है ना। जी जी तो सर बी क्या चीज है और सप्लाइन क्या चीज है? जी जी बेसिकली सप्लाइन हमारे पास पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, सर कौन से? पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन, सर। अच्छा पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके सर। ठीक है। और जो बी सप्लाइन जिसको हम बेसिक सप्लाइन कहते हैं, बेसिकली जो वो पीसेज हैं जब हम उनको जॉइंट कर रहे होते हैं उसके ऊपर जो मैक्सिमम कंटिन्यूटी देते हैं उनको क्या कहते हैं, बी सप्लाइन कहते हैं, ठीक है ना। बेसिक सप्लाइन है ना यानी सर इसका जी जी मतलब? जी जी बी सप्लाइन का मतलब बेसिक सप्लाइन है। और बेसिक सप्लाइन वो ओके सप्लाइन होते हैं, सप्लाइन हमारे पास पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, जी पीसेज है जी। ना, इनके जो जॉइंट बनेंगे उन पे अगर कोई मैक्सिमम जो कंटिन्यूटी देते हैं वो बेसिकली बेसिक सप्लाइन कहलाते हैं, ठीक है। ओके यानी सर हम इसमें बेसिक जो है ना वो जो मैक्सिमम कंटिन्यूअस फंक्शंस होंगे उन्हीं को डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। जी जी ओके सर जी क्लास कब तक एंड होगी? 8 बजे। ओके जी continuous function, a function f of x is said to be continuous at a point c if it satisfies the following condition। पहले पहले तो हमारे पास जो f of c है वो डिफाइंड होना चाहिए, फिर हम उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करें, फिर उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट भी आपस में क्या हो, बराबर हो। तो
जो हमारी जो कंटिन्यूटी है बेसिकली हम उसके यानी कि 2 टाइप्स डिस्कस कर रहे होते हैं। एक क्या कहला रही होती है पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी और दूसरी क्या होती है ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी। तो हमारे पास जो पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी है बेसिकली पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी एक कंसेप्ट है applied to the parametric curve describing the symmetric value with distance along the curve। ठीक है ना। पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी बेसिकली जो मोशन है उसकी स्मूथनेस को शो कर रही होती है। जब हम पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी को पढ़ते हैं तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं उसके ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ ए पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी। अगर हमारे पास कोई दो कर्व्स हैं वो जस्ट आपस में मीट करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं कि वो सी नॉट कंटिन्यूटी। एक्सक्यूज मी जी जी बोले सर, पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी की समझ नहीं आई। पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी की समझ नहीं आई। बेसिकली क्या लिखा हुआ आप मुझे वे पढ़ के सुनाएं पहले। Parametric continuity is a concept applied to parametric curve describing the smoothness of parametric value with distance along the curve. Parametric continuity indicate the smoothness of the motion. तो इसका मतलब अब क्या समझ आ रहा है आपको थोड़ा बहुत। तो कर्व की स्मूथनेस को शो करती है। जी जी आपके पास जो कर्व है ठीक है कि जो कंटिन्यूटी है या स्मूथनेस है बेसिकली यानी कि जो कंटिन्यूटी है उसके लिए वाइड स्मूथनेस का भी यूज किया जाता है ना। जी तो हम चूंकि डिस्कस कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कर्व को ना। जी ठीक सर। है। और फिर जी सर। कंटिन्यूटी यानी बेसिकली हम डिस्कस हमारा जो टारगेट था वो पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी डिस्कस करना था। तो उसके लिए थोड़ा सा हमने डिफाइन किया था कंटिन्यूटी को ना कि भी कंटिन्यूटी जी क्या सर। है। ठीक है। जी बेसिकली वो क्या है स्मूथनेस है ठीक है ना ऑफ पैरामीट्रिक वैल्यू विद डिस्टेंस अलोंग द कर्व। यानी कि आपकी जो कर्व जा रही है ठीक है उसके ऊपर कोई ना जी कोई सर। पॉइंट की वैल्यूज होंगी ना जी उसमें सर। स्मूथनेस नजर आ रही होती है आपको। तो सही। इसका जब हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं आपके पास अगर कोई दो कर्व आपस में जस्ट मीट कर जाती हैं ठीक है ना दो जी सर। लाइंस आपके पास मीट करती हैं ठीक है तो उसको हम क्या कहते हैं सी नॉट कंटिन्यूट कहते हैं। अगर उसी जॉइंट पॉइंट के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करे एग्जिस्ट करे और इक्वल भी हो और कंटिन्यूअस भी हो तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो सी जी वन सर। कंटिन्यूअस है ना। सी टू कंटिन्यूटी के लिए क्या है फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों क्या करे सेकेंडरी। और कंटिन्यूअस हो किस पे जॉइंट पॉइंट पे। इसी तरह उसका जो ऑर्डर है सी एन कंटिन्यूटी डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट से लेकर nth तक जितने भी डेरिवेटिव हैं वो एग्जिस्ट करें और फिर क्या हो कंटिन्यूअस हो जॉइंट पॉइंट के ऊपर। तो उस कर्व की जो कंटिन्यूटी होगी वो क्या होगी सी एन होगी। ठीक है। तो थोड़ा सा ये है कि शो करने की कोशिश की गई है। वैसे तो ये जो ऑर्डर ऑफ कंटिन्यूटी है हम मैथमेटिकली तो फाइंड कर सकते हैं विजुअली बहुत कम डिफरेंस होता है ऐसे है ना। तो जिस तरह आपके पास अगर कोई गाड़ी आ रही है उसकी स्पीड को विजुअली आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भी कितनी स्पीड से होगी कैस कर सकते हैं। जबकि अगर उसका मीटर लगा हुआ है तो वहां से आप उसको एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या है ना। जो एग्जैक्टनेस है वो मैथमेटिकली कंटिन्यूटी फाइंड की जा सकती है। तो बेसिकली जो सी नॉट कंटिन्यूटी होती है उसमें आपके पास क्या है दो नोड जो है वो आपस में मिल रहे होते हैं। तो ये बेसी यानी कि जो एग्जांपल्स आपको दी गई हैं ये रियलिटी में यानी कि विजुअली हम इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते। अगर कोई कार सी एन है सी मतलब C3 है या C4 है तो उसमें डिफरेंशिएट करना थोड़ा विजुअली प्रॉब्लम होगा जबकि मैथमेटिकली हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।
तो फिजिकली अगर हम डिस्कस करें पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी को, तो बेसिकली जो आपके पास मोशन है उसको शो कर रही होती है पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी। मिसाल के तौर पे आप कार को ड्राइव कर रहे हैं रोड के ऊपर, अगर जंप आ जाता है, ठीक है ना, तो इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये एक एग्जांपल है उसकी किसी चीज की पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी की, कि जो रोड है वो कितना स्मूथ है, ठीक है ना। अच्छा जी, Yes, sir. अब हम आते हैं ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी पे ना। बेसिकली जो कंटिन्यूटी की मोर रिलैक्स्ड फॉर्म है, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, विजुअल स्मूथनेस ऑफ द कर्व कहते हैं, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी को। ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी आपके पास बेसिकली क्या होती है, अगर आपके पास कोई कर्व है पी ऑफ टी इज सेड टू हैज जी नॉट कंटिन्यूटी इफ इट इज कंटिन्यूअस इन द गिवन इंटरवल ऑफ डोमेन। जो उसकी डोमेन है उसके ऊपर अगर वो कंटिन्यूअस है, जिस तरह हमारे पास पी, हमने कोई कर्व ली है पी ऑफ टी, तो लेफ्ट और राइट लिमिट देख रहे हैं वेयर सी बिलोंग टू ए बी एंड सी नॉट इज इक्वल टू जी नॉट। यूजुअली ये होता है कि जो जीरो लेवल की कंटिन्यूटी है, चाहे वो ज्योमेट्रिक हो या पैरामीट्रिक हो, वो दोनों इक्वल होती हैं। जबकि जी वन कंटिन्यूटी को जब हम डिफाइन करते हैं, a curve p of t is said to be g1 continuity if p dash of c is equal to कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, फिर उसके बाद जो राइट हैंड डेरिवेटिव है उसके इक्वल हो, where k is any constant, if k is equal to 1 अगर हमारे पास होगा, तो फिर हमारे पास क्या होगा, उस केस में जो ज्योमेट्रिक की फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूटी है वो C1 कंटिन्यूटी के बराबर होगी, अगर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो, 1 हो। इसी तरह हम G2 कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, उसके अंदर भी यही हम कांस्टेंट यानी फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ और फिर सेकंड डेरिवेटिव के साथ भी हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो उसमें हमारे पास अगर हम कहते हैं कि दोनों कांस्टेंट अगर 1 के बराबर हो, तो फिर उस केस में C2 कंटिन्यूटी, ठीक है ना, बराबर होगी किस चीज के, G2 कंटिन्यूटी के। तो ये थोड़ा सा वो था हमारे पास, यानी जो एक पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी होती है और एक हमारे पास क्या होती है, ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी होती है। अब फिजिकली अगर हम डिस्कस करें ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी को, एक्सक्यूज मी सर जी। जी 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 बोले। सर जी बहुत काम हो गया आज के लिए सर, ये बाद में ना समझ नहीं आता, ज्यादा काम हो जाए तो कवर नहीं होता। हाँ ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अभी तो हमने एक लेक्चर ही पढ़ा है, वैसे तो हमने 2 पढ़ने थे आज। सर जी इसके प्रॉपर नोट्स होंगे पीडीएफ की शक्ल में? जी वो आपको मिल जाएंगे सीआर से। राइट सर, या स्लाइडों में होंगे सर, ऐसे ही है कि रिटन फॉर्म में होंगे? यानी कि उसकी पीडीएफ फॉर्मेट भी होगा आपके पास, यानी वो होगा इसी मतलब कि ऐसे ही है, वो आपके पास अवेलेबल होंगे। नहीं सर, थोड़ा मिक्सअप हो जाता है इसका, थोड़ा है ना वो प्रॉपर। तो हम फिजिकली डिस्कस कर रहे थे फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी। ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी इंडिकेट द विजुअल स्मूथनेस ऑफ द कर्व। मिसाल के तौर पे मूवी ऑन द स्क्रीन इज एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि हमारे पास कोई कैमरा पर्सन है विद कैमरा दैट मूव्स अलोंग द इलिप्टिक ट्रैजेक्टरी but with an altered parametric representation at t is equal to a. That camera speed is suddenly increased by a factor of 3. Discuss the parametric and geometric continuity up to second order. तो एक एग्जांपल है इसमें कि अगर उसकी जो पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी है अचानक यानी कि 3 के फैक्टर के साथ इंक्रीज कर जाती है,
तो उसकी जो पैरामीट्रिक और ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी है उसको थोड़ा सा डिफाइन करना है। तो इसमें हमारे पास जो कर्व होगी पी ऑफ टी डब्ल्यू कॉस टी एच साइन टी, इसमें हमारे पास इफ टी 0 इज लेस देन टी, टी इज लेस देन ए, अगर हमारे पास जो इंटरवल है यानी जो वैल्यू है ए इज लेस देन टी, टी इज लेस देन 2 पाई प्लस ए ओवर 3, तो ये उसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी वो हमने डिस्कस की है। तो ये आपके पास कोई इलेक्ट्रिक ट्रेजेक्ट्री है, पैरामीटर उसका क्या है टी है, और फिगर शो कर रही है किसको, द इलेक्ट्रिक ट्रेजेक्ट्री। इसमें जब हम डिस्कस करेंगे सी नॉट और जी नॉट कंटिन्यूटी को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पी ए, हमारे पास डब्ल्यू कॉस ए एच साइन ए। जब हम पी ए प्लस की बात करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा डब्ल्यू कॉस ए एच साइन ए। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या है पी ए इज इक्वल टू पी ए प्लस, यानी अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी क्या है भी एग्जिस्ट कर रही है और ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, दैट इज सी नॉट एंड जी नॉट आर इक्वल। अच्छा जी, अब अगर हम इसकी जी वन कंटिन्यूटी को चेक करते हैं तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसके ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जब हम वो चेक करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर उसके राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी और लेफ्ट हैंड की हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो ये दोनों आपस में क्या है इक्वल नहीं है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो है जी वन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अच्छा दोबारा हम अगर इसको चेक करते हैं, ठीक है ना, कि पी डैश ए प्लस, तो ये वैल्यूज है, तो इस वैल्यू पे हमारे पास क्या है जी ये जी वन कंटिन्यूअस है। तो फिर हम आते हैं C2 कंटिन्यूटी के लिए। C2 में हमारे पास ये वैल्यूज हैं, इसमें भी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, लिहाजा हमारे पास ए ऑफ टी इज अगर बराबर यानी किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ आ रही है तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास G2 कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल थी जिसको हमने सॉल्व किया है हमारे पास। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड। जी सलमान, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी सलमान, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी सुलेमान, आपने हैंड रेज किया हुआ है तो आप अपने बोलें आप अपने आप को। सर ये जो डेफिनेशन आपने बताई है ना जी 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 सी स्क्वायर और जी स्क्वायर वाले, ये जी जी जरा थोड़ी क्लियर कर दें क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन बेस ये करेगा वो जो बाकी फिर हो ये जाएगा। G2 वाली जो है आपके पास हाँ जी ऊपर करिएगा जो इसकी C2, डेफिनेशन है ना, हाँ G2 वाली, तो ये वो वाली अगर सारी हो जाए तो ये वाली नहीं सर वो डेफिनेशन जी जी डेफिनेशन तो यही यहाँ है। पे लिखी हुई है। हाँ जी ये वाली ये सारी सर अगर एक जी जी बेसिकली जी सर G2 जी कंटिन्यूटी के जी लिए आपके पास ये है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है। सर ये जी जीरो सर जी जीरो से अगर स्टार्ट कर दें, ये जी जी नॉट है ये जी जीरो। अच्छा, इसमें आपके पास G0 की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है
जो राइट हैंड लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आपस में बराबर आ रही है और सी किसी इंटरवल को बिलोंग कर रहा है तो वो हम कहते हैं कि जी नॉट कंटिन्यूअस है। यूजुअली ये होता है कि जो जी नॉट कंटिन्यूअस है और जो सी नॉट कंटिन्यूटी है ये दोनों इक्वल होते हैं। जी वन कंटिन्यूटी के लिए आपके पास ये होता है कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो एक कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। जो लेफ्ट हैंड जो वैल्यूज हैं इसकी ना डेरिवेटिव की k इंटू पी डैश ऑफ सी प्लस ये आपके पास किसको शो कर रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव को, और वो k क्या है, कोई कांस्टेंट है। अगर k को हम 1 कंसीडर कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, C1 कंटिन्यूटी और G1 कंटिन्यूटी इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज डिफरेंट भी आ सकती है। और इसी तरह G2 कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों को चेक करना है। सर अगर डिफरेंट आएंगे तो फिर उसको C1 नहीं ना कहेंगे, तो वो हमारे पास C1 नहीं होगी लेकिन G1 हो सकती है, ठीक है ना। यानी कि C1 और G1 इक्वल नहीं हो सकती दूसरे लफ्जों में, ठीक है। तो इसी तरह जब हम G2 कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों को चेक करेंगे कि उनके साथ कोई कांस्टेंट फैक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कांस्टेंट फैक्टर 1 हम इक्वल कंसीडर करते हैं तो फिर इस केस में C2 और G2 क्या होंगी, इक्वल होंगे। तो ये हम डिफाइन कर रहे थे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं। सर एक दफा अगर क्वेश्चन भी हो जाए तो इसी से रिलेटेड जो आगे किया जी। तो बेसिकली ये हमारे पास एक इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन की हम G1 यानी कि कंटिन्यूटी या C1 कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे थे ना। तो ये हमारे पास क्या W cos t है, H sin t है। दूसरा हमारे पास क्या W cos 3t - 2a H इंटू साइन 3t - 2a। अब हमारे पास ये जो t है इसकी दो कंडीशंस हैं, इफ 0 इज लेस देन t इज लेस देन और इक्वल टू a। पहली कंडीशन ये है ना जी सर, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब a क्या है, लेस देन है t से और t लेस देन है 2 इंटू पाई प्लस a ओवर 3। जब हम इसमें चेक करते हैं सर ये एलिप्टिक ऑर्बिट मतलब ट्रेजेक्टरी कैसे, ये क्वेश्चन में कहा हुआ है जी, ये असल में ये जो जी जी ये जो क्वेश्चन में एलिप्टिक है मेंशन है ना, क्वेश्चन जी सर मेंशन है, ठीक है ना। ये चीज क्वेश्चन में मेंशन है कि भी ये जो एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है ना, एलिप्टिक ट्रैजेक्टरी है t इज इक्वल टू a पे हमने डिस्कस करना है और उसका जो इंक्रीज फैक्टर है वो क्या है, वो 3 है, ठीक है ना। जी सर। अब इसमें हमारे पास क्या है जी, p यानी हम राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। लेफ्ट और राइट मीन कि आपके पास जो वैल्यूज आपके पास वहां पे थी, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास क्या सर ये जो हमने अब बेसिकली हमारे पास जो फंक्शन है ना p ऑफ t, इसके अंदर दो तरह की वैल्यूज आ रही है ना। एक हमारे पास क्या है, लेफ्ट की वैल्यूज है और दूसरी क्या है, राइट की है। लेफ्ट और राइट समझते हैं ना, ये 0 इज लेस देन जी t सर इज जी लेस वो देन, क्लियर है, क्लियर ठीक है ना। जी सर। उस पे हम सर वैल्यूज अभी हम सिंपल ले रहे हैं ना, अभी डेरिवेटिव नहीं लिया, तो सिंपल हम ले रहे हैं उनको, ठीक है ना। जस्ट हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, डेरिवेटिव नहीं लिया इसमें। सी नॉट के लिए तो हमने सिंपल लेना होता है ना, यानी लिमिट चेक करनी होती है दूसरे लफ्जों में। अच्छा, इसमें हमने सिंपली ए पुट किया, ए जब हमने पुट किया तो ये आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कर्व है सी नॉट भी है और जी नॉट भी है, ऐसे है ना। फिर इसमें G1 और C1 कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को चेक करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को जब हम चेक करेंगे, सी नॉट और जी नॉट इक्वल है ना इसमें, किसमें, हाँ जी नॉट और सी नॉट इक्वल है, ठीक हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं किस पे, C1 और G1, अब डेरिवेटिव लेंगे, जी जी ठीक है। वो डेरिवेटिव लिया और ए पुट किया हमने और जी उनका जी। आंसर इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब यह है कि ये C1 नहीं है, ठीक है ना। C1 कंटिन्यूअस तो नहीं है लेकिन G1 तो होगी ना, कि 3 का फैक्टर मल्टीप्लाई आ रहा है ना, समझ आ रही है ना। फिर इसी को हम चेक करते हैं C2 G2 के लिए ना,
उसमें भी हमारे पास क्या है, C2 नहीं है, G2 एग्जिस्ट कर रहा है। जब C1 नहीं है तो C2 भी नहीं है, लिहाजा हमने डायरेक्ट G2 चेक किया है। ठीक है ना, समझ आ गया इसके? हेलो, और कोई क्वेश्चन? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा, आपका CR का नाम क्या बताया था? जी जियाल, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये इसकी जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है सर, वो समझा दें थोड़ी सी डायग्राम से, थोड़ी सी वो उसकी समझ नहीं आ रही। जो कंटिन्यूटी है, C0 कंटिन्यूटी, C0 C1 कंटिन्यूटी है, और C0 C1 एंड C2। जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? इस ट्रेजेक्टरी के बारे में कहना चाह सर रहे थे जी जी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ सर। कि ज्योमेट्रिकली हम इस ट्रेजेक्टरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये जस्ट जी सर, हमने, वो सीन, जी जी, जी अब जी, C0। जी जी, अब लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि जो विजुअली जब हम देखते हैं ना, जी अब जी सपोज एक गाड़ी आ रही है, उसकी जी स्पीड हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से ना। जी ऐसे जी। हम गैस नहीं कर सकते कि उसकी स्पीड 50 है, 49 है, 51 है, 52 है, कितनी है ना। इसी ओके, तरह जी ये जी जो बिल्कुल। आपकी पैरामीट्रिक कंटिन्यूटी है, इसका जो ऑर्डर है, अगर आपके पास जी। कर्व दी हुई है कि वो C3 है या C4 है, हम्म। ठीक है, तो विजुअली आप उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा सकते। आप जब उसकी ओके। मैथ कैलकुलेट करते हैं तो वहां से आप गैस करते हैं कि ये कौन सी कंटिन्यूटी वो लाई कर रही है। बेसिकली जब फर्दर हम इसमें जाते हैं आगे, कुछ स्कीम्स डिस्कस करते हैं, सब डिवीजन स्कीम्स ना, तो उनके सही। अंदर हम कहते ठीक। हैं कि ये जो स्कीम है C3 है, ये जो हमारे पास स्कीम है C4 है। ठीक है ना, ओके सर। अब वो हमारे पास जो C3 या C4 स्कीम्स होती हैं, जी जी। उनकी जो कंटिन्यूटी हम मैथमेटिकली निकालते हैं, वो उसी से हम उसको बता सकते हैं कि ये C4 है या C3 है ना। अदरवाइज हम इसमें वो नहीं कर पाते। सही। ठीक हो तो गया सर, थैंक यू। आपकी जो क्लास है टोटल, उसमें कितने लोग हैं? 32 अच्छा, है सर। अच्छा, 32 है, 42 इस है। वक्त मौजूद 32 है, वैसे 38 है सर। तो आज हमारी क्लास में कौन कौन से लोग एब्सेंट है ना, तो ये स्क्रीनशॉट ले लें। CR कौन है? जुनैद असलम है सर। जुनेद इस्लाम, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ये वो खुद ही आप इस वक्त नहीं है। जुनेद इस्लाम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी जुनेद, जुनेद, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। सर वो अनम्यूट म्यूट हो रहा था, इसलिए जी मैंने ले लिए स्क्रीनशॉट। हाँ, जो अब्सेंट लोग हैं वो आप मुझे भेज देंगे कि कौन से हमारी क्लास में अब्सेंट थे ना। इस वक्त तो हमारे पास 32 हैं, वैसे 34 35 तक आते रहे हैं ना, जो मैक्सिमम मैं देखता रहा हूँ ना। मेरे ख्याल में अगर 38 है तो 2-3 लोग जो हैं वो अब्सेंट थे।
ठीक है, आप मुझे उनके नाम बता देंगे। तो चूंकि हमारी क्लास 8:30 बजे ख़त्म हो जानी है, तो ऐसा करते हैं कि इसी पे हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास को एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।